देखिए कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, और इनसे जुड़ी हुई जो भी टर्मिनोलॉजी है वो हमने देख ली थी। टर्मिनोलॉजी के अंदर हमारे पास आ जाता है पोल, याद है आपको, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, ये सारी हमने टर्मिनोलॉजी देखी है। अब हम इन टर्मिनोलॉजी को पढ़ने के बाद नेक्स्ट चीज़ जो पढ़ेंगे वो ये कि अगर हम इन मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखें तो उनकी इमेज कैसी दिखाई देंगी। ठीक है, इमेज कैसी दिखाई देंगी, इसके लिए हमें इमेज बनानी भी आनी चाहिए। अब इमेज बनेगी कैसे, उसके लिए कुछ नियम कानून हैं जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, तो मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको बताऊंगा रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, क्लियर है। जो रूल कॉनकेव मिरर के लिए होंगे वैसे ही सेम रूल आपके कॉन्वेक्स मिरर के लिए होंगे। ठीक है, तो जो रूल हैं उनको आप ध्यान से समझो। अगर आपने उन रूल को समझ लिया अच्छे से तो फिर इमेज फॉर्मेशन कराने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो वन बाय वन देखते हैं क्या क्या रूल हैं। सबसे पहले रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन किसका, बाय कॉनकेव मिरर। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहला रूल देखिए, ध्यान दीजिए, फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर मैं एक मिरर बना रहा हूं और मैं आउटसाइड पॉलिश कर रहा हूं। ठीक है, आउटसाइड जब मैं पॉलिश कर रहा हूं और ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो बताओ ये कौन सा मिरर है। ये है हमारे पास कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर में ये मैंने जो लाइन बनाई है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इस मिरर को जहां भी कट कर रही है उस पॉइंट का नाम क्या होता है, पोल। और ये जो कॉनकेव मिरर है ये जिस गिलास का पार्ट है, जिस स्फेरिकल गिलास का पार्ट है, उसका यहां पर कहीं ना कहीं क्या रहा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक रे लेकर आ रहा हूं। ये रे कहां से आ रही होगी, सोर्स से। कहां से आ रही होगी, कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, लाइट का सोर्स है वो ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखा हुआ है। ठीक है, वहां से रे, बहुत सारी रे ऑफ लाइट आ रही होंगी, उनमें से मैं कोई एक रे ऑफ लाइट लेकर आया हूं। लेकिन ये रे ऑफ लाइट मैं कहां से लेकर आया हूं, कैसी लेकर आया हूं, पैरेलल, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये जो रे ऑफ लाइट आई है ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। आफ्टर रिफ्लेक्शन जब ये पास करेगी तो ये कहां से पास करेगी, तो आंसर है फोकस से। यही पहला नियम कानून है कि अगर कोई भी रे कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, फोकस से पास करेगी। क्लियर है, ये सबसे पहला रूल है। ओके, अब इसके बाद आपको दूसरा रूल बताता हूं। दूसरा रूल क्या है सर, दूसरा रूल ये है कि अगर मान लो ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है मान लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, चलो ये भी मान लिया, ये क्या है, पोल, और यहां कहीं रहा होगा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखा हुआ है। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रे ऑफ लाइट आ रही होंगी, बहुत सारी रे ऑफ लाइट आ रही है इस ऑब्जेक्ट से, उसमें से कोई एक रे ऐसी आ रही है जो कि कहां से पास कर रही है, फोकस से। तो रूल ये है कि अगर वो फोकस से आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, अब ये उस रूल का उल्टा हुआ, हाँ या ना। अगर पैरेलल आ रही है तो कहां से पास करेगी, फोकस से, और अगर फोकस से आ रही है तो कैसी हो जाएगी, पैरेलल। ये समझ आया, ये दूसरा रूल हो गया।
अब इसके बाद तीसरा रूल, ध्यान से सुनिए। अगर आपने ये रूल समझ लिया अच्छे से तो इमेज फॉर्मेशन समझ आएगा। अगर रूल नहीं पता है तो इमेज फॉर्मेशन ऊपर से निकल जाएगा। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ दो बातें। पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी, बस इतनी सी बात बताइए। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड क्या है, मान लीजिए ये एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये पोल है, और ये जिस स्फेरिकल गिलास का पार्ट है ये मिरर, उसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहां रखा है, जैसे मैं रख के दिखाता हूं आपको। ये कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लीजिए आप कोई, हमने कैंडल रखी, एक कैंडल क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, इससे बहुत सारी रेज निकलती होंगी, बहुत सारी रेज, कितनी, इनफाइनाइट रेज निकलती होंगी। उन इनफाइनाइट रेज में से एक रे मान लो ये वाली पैरेलल वाली है, ये हम पढ़ चुके, ये कहां से पास करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी, फोकस से। हम ये भी पढ़ चुके, क्या पढ़ चुके सर, कि अगर इसमें से कोई रे निकल रही होगी जो फोकस से आएगी वो क्या हो जाएगी, ये दोनों बातें मैं आपको बता चुका। ये दो रे ही दिखाई है मैंने, यहां से तो इनफाइनाइट निकल रही होंगी। अब उनमें से मान लो कोई रे ऐसी है जो कि कहां से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी अगर, तो वो उसी पाथ में वापस चली जाएगी। ये तीसरा नियम है। थर्ड रूल क्या है कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ को रिट्रेस करेगी, उसी पाथ में वापस चली जाएगी। ठीक है, हाँ, जैसे हमने नॉर्मल वाला पढ़ा था ना एक, वैसे ही, जैसे आएगी वैसे ही वापस चली जाएगी। तो ये नॉर्मल वाला ही केस है दरअसल। कौन सा केस है, मतलब इस बात का क्या मतलब है, ये एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में मान लो ये है सेंटर, सेंटर का नाम है सी, ठीक है। ये सर्कल बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे, कितने पॉइंट, इनफाइनाइट पॉइंट से, ठीक है। तो अगर मैं उन इनफाइनाइट पॉइंट में से कोई दो पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन पास करूं, ए और बी दोनों को ज्वाइन करती हुई एक लाइन पास करूं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नो, ये मैंने लाइन बनाई है, लाइन सेगमेंट जो होगा वो कॉर्ड कहलाएगा। मतलब ए से लेकर बी तक की जो ये लेंथ है ये हमारे लिए क्या है, कॉर्ड। बट ये जो मैंने बनाई है तो लाइन है, ये तो बाहर निकल रही है, कोई लाइन एल है, क्या है, कोई लाइन एल जो कि ए और बी से पास कर रही है। सर्कल के कितने पॉइंट से पास कर रही है, ए और बी 2 पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि अगर मैं इस लाइन को नीचे खींच के लेकर आ जाऊं तो आप कितने पॉइंट से पास कर रही होगी, 2। अब 2, और एक टाइम ऐसा आया अब कितने पॉइंट को पास कर रही है, कितने पॉइंट को टच कर रही है, पास नहीं कर रही है, एक पॉइंट से पास कर रही, वो अलग टर्म हो गया। ये एक पॉइंट से टच करती हुई जा रही है, थोड़ी देर के लिए चाहो तो पास करना कह सकते हो। जब इस तरह की कोई लाइन होती है जो कि सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है, एक पॉइंट पर कांटेक्ट कर रही है, एक पॉइंट से पास कर रही है, तो उस वाली लाइन का नाम होता है टेंजेंट। नाम याद रख लो इसका, ठीक है, क्या नाम होता है, टेंजेंट। तो अगेन फिर से टेंजेंट क्या होता है, तो आप अगर कोई आपसे पूछे टेंजेंट क्या होता है तो आप कहोगे टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है, ठीक है। जिस पॉइंट पर वो टच करती है, कोई एक पॉइंट तो रहा होगा यहां पर, मान लो उसका नाम हमने कुछ रख दिया डी, एग्जांपल के लिए डी। तो ये जो डी पॉइंट है ना, इसका नाम होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ किस किस का कांटेक्ट, टेंजेंट ऑफ सर्कल का, ठीक है। कांटेक्ट जिस पॉइंट से हो रहा होता है उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो क्लास 10th में
सर्कल चैप्टर के अंदर मैं आपको एक थ्योरम कराऊंगा जब हम मैथ्स पढ़ रहे होंगे तब। वो थ्योरम ये होगी कि अगर सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन किया जाए, सर्कल के सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन किया जाए, तो वो हमेशा वहां पर परपेंडिकुलर होता है। ऑलवेज क्या होता है? ये थ्योरम मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा सर्कल वाले चैप्टर में। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो अब आप इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे याद कर लो, किसी भी सर्कल के सेंटर से कोई भी लाइन खींची जाए, मैं पूछता हूं आपसे, अगर मैं यहां पर एक लाइन खींचूं, सेंटर से लेकर जाऊं एक लाइन, ठीक है, तो वो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी या नहीं बनाएगी? बनाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, यहां पर भी क्या रहा हुआ, एक टेंजेंट, और हर हाल में क्या बन रहा होगा? तो आपको एक नई बात पता चल गई, क्या? कि सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट पर आप लेकर जाओगे लाइन, तो वो हमेशा वहां कितने का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब यही चीज आपकी यहां पर भी अप्लाई होगी। कैसे सर? देखो, ये क्या है? सेंटर किसका? उस सर्कल का, उस स्फेरिकल ग्लास का जिसका ये मिरर एक पार्ट है। तो ये सेंटर ही तो है। अब इस सेंटर से हमने सर्कल के किसी, उस सर्कल के किसी पॉइंट को टच किया, तो यहां पर ये कितने का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। बात क्लियर है ये आपको? ठीक। तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये वाली लाइन एक्चुअल में कौन सी वाली लाइन हुई? नॉर्मल वाली ही तो हुई, आया ना? यस और नो? यस। तो ये वाली रे ये वाली, या वो हमारी जो इंसिडेंट रे जो आ रही है, वो किसके थ्रू आ रही है? नॉर्मल के थ्रू। नॉर्मल के थ्रू। और नॉर्मल के थ्रू आएगी तो ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ को फॉलो करेगी। ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है इसका, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन जो जाती है वो मिरर पर हमेशा 90 डिग्री बनाती है, ऑलवेज। क्लियर रहेगी ये बात आपको? ठीक है। तो अब अगर मुझे कभी भी नॉर्मल बनाना होगा, तो मैं हमेशा क्या किया करूंगा? एक लाइन लाया करूंगा। कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये बात आ रही है आपको समझ में? ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने ये पढ़ा था कि ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। नॉर्मल कहां लाई करता है? इनके बीच में, यहां पर कहीं नॉर्मल होगा। यहां पर एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां पर क्या बनता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमने पढ़ा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये हमने पढ़ा है। अब यही चीज मुझे कहां बनानी है? मिरर के अंदर बनानी है। तो देखना मिरर के अंदर कैसे बनेगी। ये मिरर है, कॉनकेव मिरर ले लो मान लो, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस ले ली मैंने, ठीक है सर। अब मैं ये कह रहा हूं कि कोई एक रे आई लाइक ऐसे, ये कौन सी रे हो गई? इंसिडेंट। जो आई वो कौन सी रे? इंसिडेंट रे, ठीक। और ये आकर क्या कर गई होगी? रिफ्लेक्ट कर गई होगी। मुझे नहीं पता कहां से कर गई होगी, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि मुझे वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखाना है। कौन सा एंगल? एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखाना है। तो मैं कैसे दिखाऊं? तो मुझे नॉर्मल बनानी पड़ेगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस तो किस किस के बीच का एंगल है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। तो यहां पर अगर नॉर्मल होगा नहीं, तो मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाऊंगा कैसे? बात आ रही है समझ में? तो मुझे नॉर्मल बनाना पड़ेगा। अब मैं नॉर्मल कहां से बनाऊं? ऐसे लेकर आऊं नॉर्मल? कहां से लाऊं नॉर्मल? तो आंसर है कि हम ये पढ़ चुके हैं अभी अभी कि अगर जो नॉर्मल वाली लाइन है वो कहां से आएगी? क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि सेंटर से जो लाइन जाएगी वो उस प्लेन पर क्या होगी? 90 डिग्री। तो अब अगर आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाना है, अब बन जाएगा। ये हमारा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है? एंगल ऑफ।
अब आपको नॉर्मल समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल कहां से बनता है। तो जब आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो तो आपको दिखेगा वो बीच में ऐसे डॉटेड लाइन बना देता है नॉर्मल की, और वो कहां से आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो अब आप ये सोचते हो कि इसको ऐसा क्या हो गया कि ये ऐसी बीच में सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन लाता है। तो वो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फिजिक्स में क्या है, सर्कल वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। समझ आ गया? ठीक है, अब आपको कोई डाउट तो नहीं रहेगा। इसके बाद आ जाते हैं फोर्थ नंबर के रूल पर। फोर्थ नंबर का रूल क्या है? फोर्थ नंबर का रूल ये है कि ये मान लो आपका कॉनकेव मिरर है और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस और ये पोल। ओके अब बच्चों फोर्थ रूल ये कहता है कि कोई भी रे आ रही है, मान लीजिए यहां पर एक एंगल बना रही है, एंगल आई। कितना एंगल बना रही है? आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। जितने एंगल से ये आई है, जितने एंगल से ये आई है, हमेशा ये उतने ही एंगल से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। ये इसका नेक्स्ट नियम कानून है और लास्ट नियम कानून है। ठीक है, चौथा रूल क्या है? कोई भी रे, इंसिडेंट रे, जितना एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी होगी। अगर यहाँ 30 डिग्री का एंगल बना रही हो सर तो 30 डिग्री से ही रिफ्लेक्ट होगी। 75 से अगर आई तो 75 से वापस जाएगी। ये रूल है। ठीक है, यहां तक बात आ गई इसमें। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा किसके साथ बनता है? नॉर्मल के साथ। किसके साथ बनता है? तो यानी कि ये वाली लाइन क्या है? नॉर्मल है। क्या है? क्यों सर नॉर्मल क्यों है? क्योंकि यहां क्या रहा होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन जाती है सर्कल पर तो वहां पर कितने का एंगल बनाती है? यानी कि यही वाली लाइन अब क्या है? नॉर्मल है ना। अगर मान लो सर कोई रे यहां आई होती ऐसे, तो ये आई होती और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई होती, तो तब उस केस में क्या होता? तब भी आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाना था, तो आप क्या करते? सेंटर से ऐसे नॉर्मल बनाते और ये बनाते एंगल आई और ये एंगल। ठीक है, तो आपके सामने बोर्ड पर 4 रूल्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला रूल क्या है? अगर कोई भी रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगी, पहला रूल। दूसरा, अगर कोई रे फोकस से आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तीसरा रूल, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। चौथा रूल, कोई भी रे जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट भी करेगी। चारों रूल क्लियर है? कॉनकेव मिरर, पहले हम कॉनकेव मिरर के रूल पढ़ चुके हैं, तो हम कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन भी समझ लेते हैं साथ साथ में। ये इमेज फॉर्मेशन का क्या मतलब है सर? इमेज फॉर्मेशन का मतलब ये है कि जब एक कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, ठीक है, एक कॉनकेव मिरर के सामने जब एक ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो उसमें इमेज कैसी बनेगी, उसकी इमेज कहाँ बनेगी, ये हम जानना चाहते हैं। ठीक है, उसकी इमेज यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, कहाँ बनेगी वो हम जानना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें इमेज फॉर्मेशन करानी है। तो जब हम इमेज फॉर्मेशन कराएंगे तो सबसे पहली चीज़ तो हमें किसकी ज़रूरत है? एक कॉनकेव मिरर की। ठीक है, कॉनकेव मिरर की। ये हमने एक कॉनकेव मिरर बना दिया। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमने क्या बना दिया? प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा क्या है? पोल है। यहाँ कहीं क्या रहा होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में क्या रहा होगा? फोकस। ये कुछ चीजें हैं जो फिक्स हैं। ठीक है, अब हमें ऑब्जेक्ट को रखना है और उसकी इमेज देखनी है कहाँ बनेगी। ठीक है, क्लियर है ये बात? इमेज मिरर के अंदर बनेगी या स्क्रीन पर बनेगी? ध्यान सुनो, कहाँ बनेगी? मिरर के अंदर बन रही है या स्क्रीन पर लोगे आप उस इमेज को? तो आंसर है स्क्रीन पर लेंगे। कहाँ पर लेंगे? क्यों? क्योंकि वहां से तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर क्या होगी? इमेज फॉर्म करेगी, यहां पर फॉर्म करेगी। तो इसकी इमेज यहां कहीं बनेगी, वहां पर हम स्क्रीन पर ले लेंगे उसको और देख लेंगे क्या है वो सोर्स वहां पर।
ठीक है, अच्छा ओके, तो करते हैं स्टार्ट। अब हमें ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा मिरर के सामने या नहीं रखना पड़ेगा? कहाँ रखूं? तो आंसर है सर आपका मन करे तो यहां रख दो। ये मैंने कहाँ रख दिया? प्रिंसिपल एक्सिस पर रख दिया। आपने कहा प्रिंसिपल एक्सिस पर रख दिया, ठीक है, सब बच्चों ने यही कहा। अब मैं एक और बार रख रहा हूं, मान लो यहां रख दिया। कहाँ रख दिया? प्रिंसिपल एक्सिस पर रख दिया। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस पर रख दिया। क्यों? हमें अलग अलग नाम देने पड़ेंगे। क्या देने पड़ेंगे? अलग अलग नाम देने पड़ेंगे। नहीं तो अगर हम ये कह दें कि प्रिंसिपल एक्सिस पर रख दो तो कोई बच्चा यहाँ रखेगा, कोई यहाँ रखेगा, कोई यहाँ रखेगा, तीनों ही कहाँ रखे हैं? प्रिंसिपल एक्सिस पर रखे। तो हमें अलग अलग नाम देने पड़ेंगे ना। तो हमने कहा कि अगर आप यहाँ रखोगे तो इसका नाम रखा जाएगा, हमने रखा है कहाँ? बियॉन्ड सी, सी के पीछे रखा है। अगर आपने ऑब्जेक्ट यहां कहीं रखा तो हम क्या कहेंगे? आपने कहां रखा है? बियॉन्ड सी, ठीक। अगर मान लो किसी बच्चे ने यहां रख दिया तो सर, तो हम क्या कहेंगे? एट सी। ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है बोलो? एट सी, ठीक है, ये समझ आया। और मान लो सर किसी बच्चे ने अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो यहां कहीं रख दिया तो तब क्या होगा? तो हम कहेंगे ये रखा हुआ है बिटवीन कहां? सी एंड एफ। सी एंड एफ क्यों? क्योंकि देखो यहां रखा है तब भी ये कहां रखा है? बिटवीन सी एंड एफ। यहां पर कहीं रखा है तब भी बिटवीन सी एंड एफ। तो इसलिए हमारा ऑब्जेक्ट यहां कहीं भी होगा तो हम कहेंगे ये रखा हुआ है कहां पर? बिटवीन सी एंड एफ। ये समझ आया, ठीक है। अच्छा, फिर किसी बच्चे ने मान लो सर यहां रख दिया तो तब क्या करोगे आप? तब क्या कहोगे? तो हम कहेंगे ये रखा हुआ है कहां पर? एट फोकस। कहां पर रखा हुआ है? एट फोकस। ये समझ आया, ठीक। और अगर मान लो सर किसी बच्चे ने यहां रख दिया तब क्या करोगे? तब क्या कहोगे उसे? तो आंसर है कि अगर ऑब्जेक्ट यहां कहीं भी रखा हुआ है, मान लीजिए यहां रखा हुआ है, ठीक, तो ये कहां रखा हुआ है? तो आंसर एफ और पी के बीच में रखा हुआ है। अगर मैं इसको यहां कर दूं तब भी एफ और पी, एफ और पी, एफ और पी, सब जगह एफ और पी है। तो ये वाली जो पोजीशन है इसका नाम हमने रखा है बिटवीन एफ एंड पी। ये क्लियर है, ठीक। अच्छा सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे भी रख दिया आपने, किसी ने इस प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन से बाहर ही रख दिया बिल्कुल, तब मतलब अगर इस ये वाला जो सर्कल है, ये स्फेरिकल सर्कल रहा होगा, एक क्या रहा होगा? एक स्फीयर रहा होगा, उस स्फीयर के बाहर कहीं रख दिया तो हम कहेंगे वो वाली जो पोजीशन होगी वो क्या होगी? इन्फिनिटी। अगर हमारी रेडियस सेंटर से ये इधर क्या है, यहां तक सेंटर से लेकर पोल तक ये क्या है? रेडियस ही तो है। तो ऐसे सर इधर भी तो रेडियस रही होगी, हाँ या ना बोलो? इधर भी तो रही होगी अगर इस सर्कल को कंप्लीट कर दूं। और सर उसके बाहर रख दिया तो हम कहेंगे वो कहां पर रखा हुआ है? एट इन्फिनिटी। क्लियर है ये बात? यस। तो ये एक पोजीशन और है जो हम यहां पर ऐड करेंगे, वो है यहां पर एट इन्फिनिटी। बोर्ड पर देखकर ये बताइए ऑब्जेक्ट को रखने के लिए हमारे पास कितनी पोजीशंस हैं? 1 2 3 4 5 6। ऑब्जेक्ट को हम कितनी पोजीशन पर रख सकते हैं? मैक्स 6 पोजीशन पर ही रख सकते हो सर आप इसे, ठीक है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन अब आप रटोगे या आपको समझ आ गई हैं? समझ आ गई हैं कि हम कहां कहां रख सकते हैं, उसके अलावा है ही नहीं जगह। अरे आप यहां कहीं भी रखोगे वो सब क्या होगा? बिटवीन एफ और पी। यहां इसके बीच में अगर कहीं भी रखोगे वो बिटवीन सी एंड एफ होगा, उसमें क्या है? और इसके पीछे कहीं भी रखोगे वो बियॉन्ड सी होगा। उससे बाहर कहीं चले जाओगे तो वो तो और जगह बची नहीं सर, अब कहां रखोगे आप? इसके अंदर थोड़ी ले जाओगे ऑब्जेक्ट, मिरर के अंदर कैसे ले जाओगे? कोई बच्चा अगर ये सोच रहा हो सर पी पर ले जाए तो पी के पीछे ले जाए तो ये तो मिरर ऐसा है, ऑब्जेक्ट को यहां रखा जा सकता है, यहां 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 यहां, अब इसके अंदर कैसे ले जाओगे? तो इसकी जब बिल्कुल यहां ले आओगे ना तब भी वो एफ और पी ही माना जाएगा, बिटवीन एफ और पी, क्योंकि पी पॉइंट तो मिरर के अंदर है ना। तो पी पर ले जाकर रख ही नहीं पाओगे कभी, उसके सामने रख सकते हो। तो ये वाला जो सर्कल है, इस सर्कल से बाहर दूर रख दिया सर तो ये इन्फिनिटी हो गया।
फिर यहाँ ले आए बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये सी और एफ के बीच में आ गया, ये एफ पर आ गया, ये एफ और पी के बीच में आ गया। बस यही पोजीशंस हैं। ये समझ आया आपको? ठीक है, तो ये पोजीशन ऑब्जेक्ट की हो गई। अब सर ये तो समझ आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है कि इसकी इमेज कहाँ कहाँ बनेगी। इमेज कहाँ कहाँ बनेगी का क्या मतलब है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रख देंगे तब उसकी इमेज कहाँ होगी, सेंटर बियॉन्ड सी पर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखेंगे तब इमेज कहाँ बनेगी। तो इन सब जगह के लिए इमेज कहाँ पर बनेगी, मैं अब आपको एक इमेज बनाकर दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने उस इमेज फॉर्मेशन को समझ लिया, मैं आपको समझा पाया और आप समझ गए, तो समझ लो कि आपने सारे इमेज फॉर्मेशन समझ लिए। पहले मैं आपको एक समझाता हूं। देखो प्यारे बच्चों, ये कोई एक कॉनकेव मिरर है, ये मान लीजिए प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, यहां कहीं पर रहा होगा एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहां कहीं पर रहा होगा कोई फोकस। ठीक है सर, इतनी बात तो हमेशा ही लिखनी है। ओके, अब सबसे पहला स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हो। हमारी जो सबसे पहली पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख रहा हूं। ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लीजिए इतना बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है, ये इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। जब भी मैं ये ऑब्जेक्ट कहता हूं, ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, कोई सोर्स, किसका, लाइट का। और सर नहीं हुआ तो आंसर है ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट के पीछे हम एक लाइट रखेंगे। क्या रखेंगे, लाइट रखेंगे, फिर वहां से लाइट आएगी, आया ना, आएगी लाइट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कहां बनेगी वो हम जानना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, दो रे लेकर आ रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। मैं ये कह रहा हूं यहां से बहुत सारी रे ऑफ लाइट आ रही होंगी, उनमें से दो पकड़ कर ला रहा हूं मैं। कौन सी दो पकड़ कर ला रहे हो सर? तो आंसर है कि ये जो चार रूल बोर्ड पर लिखे हुए हैं, इन चारों में से कोई भी दो रे पकड़ो आप और उससे इमेज फॉर्मेशन करा सकते हो। मतलब इस बात का क्या मतलब है, तो इस बात का मतलब मैं यहां पर समझाता हूं आपको। यहां से कोई एक ऐसी रे आ सकती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, हाँ या ना बोलो? यस सर, आ सकती है। अब पहला रूल क्या है, पहला रूल सर ये है कि कोई भी रे अगर पैरेलल आएगी तो हर हाल में वो कहां से पास करेगी, फोकस से। ठीक है सर, समझ गए ये बात। तो अब मुझे पता चल गया कि ये कहां से जा रही होगी, फोकस से। ये मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, ये ओके, ठीक है सर, ये तो समझ आ गया। इसमें कोई डाउट है अभी तक? अरे भाई कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, वहां से बहुत सारी रे आ रही होंगी, एक पैरेलल वाली रे लेकर जाओ प्रिंसिपल एक्सिस के, और हम रूल पढ़कर आए हैं। रूल क्या है, फोकस से जाएगी। इतना बनाना कोई टफ काम है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। अब दूसरा काम सुनना, दूसरा काम ये है कि एक रे, और भी बहुत सारी रे आ रही होंगी इसमें से, तो एक रे मैं ऐसी लेकर आया जो कहां से जा रही है, फोकस से, ठीक है। ये वाली रे फोकस से पास कर रही है, ऐसा मैंने कहीं बना लिया, ठीक है। ये रे जो फोकस से आ रही है, ये हाँ, ये फोकस से आएगी, वो पैरेलल हो जाएगी, ये हमने पढ़ा है। तो दूसरी रे जो मैंने यहां बनाई है वो फोकस से पास करेगी। तो मान लीजिए ये वाली रे जो मैंने यहां बनाई है फोकस वाली, इसको थोड़ा सा मुझे टिल्ट करना है अभी समझाने के लिए, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ बना दिया, ठीक है। यहाँ कहीं आ रही होगी बहुत, ये तो पूरा एक सोर्स है, यहाँ से बहुत सारी रे ऑफ लाइट आ रही होंगी, ऐसा कुछ आई, ठीक है। तो अब ये क्या होने वाली है बोलो, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होने वाली है, पैरेलल होने वाली है। यहाँ पर कहीं पैरेलल हो गई है, ठीक। अच्छा, और कौन सी रे ला सकते हो आप? और आप ला सकते हो कोई ऐसी रे जो कहां से पास कर रही हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। वो अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी, ठीक है, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, वापस चली जाएगी, जिस पाथ से आई थी उसी पाथ में वापस चली जाएगी। लेकिन सर इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन अगर मैं बताऊं आपको, तो आंसर है कि आप कोई भी दो रे लेकर आओगे और वो दोनों रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां भी एक दूसरे को कट करेंगी वहीं पर क्या बन जाएगी, इमेज।
क्या बन जाएगी? देखो ये पैरेलल आई, कहां से गई? फोकस से। ये फोकस से आई, क्या हो गई? पैरेलल। और ये दोनों आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? कर रही हैं। कहां पर कर रही हैं? थोड़ा सा इधर की साइड बनाना है। या कहां पर फोकस कर रही हैं? फोकस पर। कहां पर कर रही हैं? तो अब इमेज यहां पर बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, इमेज कहां बन जाएगी? फोकस पर। एक बार फिर से बनाकर दिखाता हूं। देखो एक बार फिर से थोड़ा छोटा फिगर बनाता हूं तो थोड़ा आसानी से आपको समझ आएगा। जैसे ये हमने क्या ले लिया, एक कॉनकेव मिरर, ये हमने क्या ले ली? प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमने क्या ले लिया? पोल। ये मान लो हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पर, ए बी ऐसा। ठीक है, अब कोई एक रे है जो मैं यहां से लेकर आता हूं, कैसी लेके आता हूं? पैरेलल। ठीक है, कैसी लेके आता हूं? पैरेलल। ये तो मैंने ये पैरेलल रे लेकर आया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये कहां से पास करेगी? फोकस से पास करेगी। ठीक है, अब कोई भी एक ऐसी रे लेकर आता हूं जो फोकस से जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगी? पैरेलल हो जाएगी। तो ये यहां पर इमेज बना देगी। कहां पर इमेज बना देगी? फोकस पर। कहां पर बना देगी? जहां भी कट कर देगी। किसको कट कर देगी? जो रिफ्लेक्टेड रे है। अब ध्यान सुनना, ये इंसिडेंट रे है। कौन सी है? और ये वाली कौन सी रे है? और ये वाली वापस आई तो रिफ्लेक्टेड। तो देखो ये वाली रिफ्लेक्टेड रे जो आ रही है, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे जो जा रही है, ये दोनों एक दूसरे को जहां भी कट करेंगी वहीं पर क्या बन जाएगी? इमेज फॉर्म हो जाएगी। वहीं पर इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक, ये हमारे पास है कॉनकेव मिरर। ठीक है सर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है बोलो? और मान लो ये सेंटर है। ठीक है, मान लो किसी बच्चे ने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया, ए बी। ठीक है, अब यहां से बहुत सारी रे आ रही होंगी, उनमें से 2 रे बनाऊंगा मैं कोई भी। तो एक रे तो मैंने ये बना दी, ये कैसी है? पैरेलल है। पैरेलल है तो ये कहां से पास कर गई होगी? फोकस से कर गई होगी। एक काम हो गया। कोई डाउट है इसमें? नहीं, कोई डाउट नहीं यहां तक। ठीक, अब एक और काम कर रहा हूं। एक रे है जो कहां से जाएगी? फोकस से। वो क्या हो जाएगी? पैरेलल। एक काम मैं ये कर सकता हूं। दूसरा काम मैं ये भी कर सकता हूं कि मैं दूसरे रूल को यूज ना करूं, थर्ड रूल को यूज कर लूं। थर्ड रूल क्या कहता है कि एक रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, सॉरी कहां से जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो वो अपने पाथ को क्या करेगी? रिट्रेस करेगी। ये वाला पॉइंट तो आपको पता है कौन सा पॉइंट था? फोकस का पॉइंट था। ठीक है, तो अब बताओ रिफ्लेक्टेड रे इस वाली ने और इस वाली रिफ्लेक्टेड रे ने, दोनों को एक दूसरे ने यहां इंटरसेक्ट किया या नहीं किया? तो यहीं पर क्या बन गई होगी? इमेज। ये ए होगा और ये बी होगा। कैसा बनेगा? उल्टा इमेज। ये ए बी है और यहां कैसा दिखेगा? ऐसा उल्टा। ठीक है, तो इमेज कैसी बनी? इन्वर्टेड, उल्टी इमेज बनी है। क्योंकि ये देखो, ये एक्सिस के ऊपर कोई चीज ऐसी खड़ी हुई है, और जब इसकी इमेज बनी, जब ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाली जो रे है वो यहां आ रही है ना? जो इसका नीचे वाली जो रे है, अगर आप नीचे से देखेंगे ना, तो इसका नीचे वाला पार्ट हमेशा यहीं पर रहेगा। हमें केवल यही वाले पार्ट की तो इमेज यहां दिखेगी, है ना? दोनों रे मैं कहां से लेकर आया हूं, सुनो ध्यान से। टॉप को देखो, टॉप को, तो टॉप से कोई रे गई, यहां आई। ठीक है सर, अब ये कहां से आ रही है? अगेन टॉप से ही। तो टॉप को ही तो दिखाएगी यहां पे। अगर टॉप को यहां दिखा रही है तो इसका मतलब बी पॉइंट वहीं पर रहा, वो तो एज इट इज रहा। ए पॉइंट यहां दिखने लग गया, तो इसका मतलब ए यहां है, बी यहां है। तो अगर ये ए बी ऐसा था तो ये उल्टा बना होगा, क्योंकि हम रेज ए से लेकर आ रहे हैं, तो ए पॉइंट का रिफ्लेक्शन यहां पर दिखेगा। ठीक है, ये कहां बनी है इमेज बताओ? बिटवीन सी एंड एफ। लेकिन सर जरूरी था आपने थर्ड रूल को यूज किया, सेकंड को नहीं कर सकते थे क्या? तो आंसर है ठीक है, कर सकते हैं। करके दिखाना? तो देखो करके दिखाता हूं आपको। ये एक ऑब्जेक्ट है, कहां रखा है? बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी रखा है। ठीक है, एक रे आई पैरेलल, जो कि कहां से पास कर गई? फोकस से। कोई एक दूसरी रे आई जो कि आई फोकस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या हो जाएगी? पैरेलल। पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैरेलल लेकर जाता हूं, ये देखिए। अब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया यहां पर, हाँ या ना बोलो?
इंटरसेक्ट कर दिया, ये जो इंटरसेक्शन जहां भी किया है वहीं पर क्या बन जाएगी, इमेज। ठीक है, इमेज कहां बन रही है, बिटवीन। तो आप चाहो तो सी वाली लाइन लो, चाहे तो एफ वाली लाइन लो, चाहे तो पैरेलल लाइन लो, आप कोई सी भी लाइन लो, लेकिन चारों में से कौन सी लो, कितनी लाइन लो, दो ले लो कोई, वो दोनों रे जहां भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएं वहीं पर इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो मैं जनरली क्या करता हूं, एक तो पैरेलल वाली तो लेता ही लेता हूं, ठीक है, वो तो सबसे बढ़िया चीज है, आसान है, पैरेलल लाओ, कहां से पास करा दो, हो गया एक काम। अब बस मेरी इस वाली रे को बस मुझे इंटरसेक्ट कराना है, क्या कराना है, इंटरसेक्ट कराना है। तो मैं दो तरीकों को यूज करता हूं, या तो मैं एक लाइन लाता हूं जो फोकस से आए और वो क्या हो जाएगी, तो इस वाली लाइन को मेरी को जहां भी इंटरसेक्ट करेगी वहीं इमेज बन जाएगी। समझ आई बात। और या अगर मैं यहां से भी लाता तब भी वो यहां कहीं इंटरसेक्ट करती, तब भी अगेन सी और एफ के बीच में ही बनेगी, इमेज वहीं बनेगी जहां बननी है। आप रे कोई सी भी ले लो। ये बात क्लियर हो गई। फोर्थ वाले रूल का मैं यूज कम करता हूं, बट मैं आपको यूज करके दिखाता हूं, इसे यूज करके दिखाता हूं। फोर्थ वाला रूल क्या है बोलो, जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल से वापस जाएगी, यही तो है। तो ना तो पैरेलल लाइन लेनी है, जो पैरेलल वाली तो ले चुके हम, अब हम एक रे लेने वाले हैं जो ना तो फोकस से पास कराएंगे, ना सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर जाएंगे, और ना ही पैरेलल। तो अब हम कोई भी एक रे लेकर आएंगे जो किसी एक एंगल से आई होगी। तो मान लो किसी बच्चे ने ऐसी कोई एक रे लेकर आ गया, ठीक है, अब ये रे लेकर आया है, तो सेंटर से यहां पर पहले क्या लेकर आना पड़ेगा उसके लिए बोलो, नॉर्मल, और फिर सेंटर से नॉर्मल के साथ ये यहां पर ऐसे वापस जाएगी, ये क्या बना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये एंगल ऑफ। अब ये वापस जाकर मेरी इस रिफ्लेक्टेड रे को यहां कट कर रही है, यहीं पर क्या बन गई होगी, इमेज। कहां बनी होगी, बिटवीन, इमेज बिटवीन सी एंड एफ ही बनेगी, चाहे आप कोई सा भी रूल यूज करो। तो मैंने कौन कौन सा रूल यूज किया बताओ इसमें, फर्स्ट एंड फोर्थ। इससे पहले मैंने आपको दिखा चुका हूं, इससे पहले भी मैंने आपको दिखाया था, याद है आपको। इससे पहले जब मैंने इमेज फॉर्मेशन कराया तो फर्स्ट को यूज किया और सेकंड को यूज किया, फिर मैंने फर्स्ट को और थर्ड वाले को भी यूज करके दिखा दिया, ठीक है। आपको क्या मैं एक ही फिगर के अंदर चारों रूल यूज कर सकता हूं, मतलब किसी बच्चे का मन कर रहा है मैं पैरेलल भी लाऊं, बहुत मन कर रहा है कि मैं पैरेलल भी लाऊं, ठीक है, और मैं फोकस से भी ले जाऊं और पैरेलल कर दूं, दो रूल यूज हो गए। और फिर उसका मन कर रहा है कि मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी लेकर जाऊं और उसे वापस लेकर जाऊं, फिर उसका मन ये भी कर रहा है कि मैं किसी एंगल पर ले जाऊं और फिर क्या करूं, उसे रिफ्लेक्ट कराऊं। ये सारी की सारी रे एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी और वहीं पर इमेज फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ये बात क्लियर है। इमेज फॉर्मेशन वहीं होगा, चाहे कितने भी रूल यूज कर लो, चारों रूल। चौथा वाला रूल में 2 बार यूज करने का मन कर रहा है मेरा, तो फिर एक और रे ले जाओ कहीं किसी भी एंगल पर, लेकिन वो रिफ्लेक्शन के बाद पास यहीं से करेगी। ये बात ध्यान रखना, इस पॉइंट का मान लो हमने नाम रखा कुछ डी, तो ये डी पॉइंट से पास करेंगे जितनी भी रे होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। पहली वाली पैरेलल आई, फोकस से ऐसे जा रही थी, कहां से जाएगी, डी से। जो फोकस से गई वो पैरेलल के बाद कहां पर कट करेगी, वो पहली वाली को डी पर। सब कुछ यहीं से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो यहीं से जाएगी, किसी भी एंगल पर आएगी तो उसी एंगल से वापस जाएगी, लेकिन जाएगी यहीं से। तो 4 रूल जब एक साथ यूज करते हैं ना तो फिगर ऐसा दिखाई देता है गंदा सा, हाँ है ना, कि देखो कितनी रे हैं, किसी को समझाओगे तो ऐसे करते रह जाओगे, देखो ये, तो उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा क्या चल रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, हमेशा सिर्फ 2 रे, साफ सुथरा सा फिगर रहता है इससे देखने में, ये 2 रे यहाँ पर देखो इमेज फॉर्मेशन, क्योंकि इसको समझाना आसान है कि देखो प्यारे बच्चों, ये इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट होकर ये जा रही है, ये इंसिडेंट रे आई और इसने रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ कट कर दिया, यहाँ इमेज फॉर्मेशन हो गई। ये बिल्कुल साफ सुथरा सा फिगर बन के तैयार हो गया। जब बियॉन्ड सी रखा होगा तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। सी पर रखेंगे तो कहीं और होता होगा, एफ पर रखेंगे तो कहीं और होता होगा, है ना। ये मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको सारे इमेज फॉर्मेशन करके दिखाऊंगा। मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ इमेज फॉर्मेशन होता कैसे, एक मैंने रखकर दिखाया,
तो इसमें सिर्फ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इमेज फॉर्मेशन करने के लिए कोई भी 2 रूल यूज कर लो, जिसमें एक तो फिक्स कर लो आज, एक तो पैरेलल वाली तो बनानी ही है, और दूसरा फोकस से जाना, और बस इतना सा काम करते जाओ। ऑब्जेक्ट अगर यहां से यहां रख दो, यहां से रखने के बाद अब जैसे मान लो किसी बच्चे ने क्या किया, मिरर बनाया, मैंने कहा ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखकर इमेज बताओ कहां बनेगी, तो आपको क्या करना होगा, मिरर बनाया, पोल बनाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाया, ऑब्जेक्ट रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यहां, ठीक। अब इसके बाद इमेज फॉर्मेशन करके दिखाना उस बच्चे को, तो कैसे करेगा, पैरेलल लेकर जाएगा, कहां से पास, फोकस से, ठीक है। फिर दूसरी रे कहां से लेकर जाएगा, फोकस से, और उसको पैरेलल कर देगा प्रिंसिपल एक्सिस के। अब ये रे यहां कट कर रही है, कहां पर, सी पर। जितना वो ऑब्जेक्ट ऊपर जितना बड़ा है उतना ही नीचे सेम साइज का बनेगा, जितना ऊपर है उतना ही नीचे बनेगा, ठीक है। कहां पर कर इमेज फॉर्मेशन हुआ, बोलो, एट सी। ऑब्जेक्ट भी कहां पर रखा था, एट सी। ऑब्जेक्ट जब सी पर रखता है तो उसकी इमेज भी सी पर ही बनती है। इन्वर्टेड, अच्छा उल्टा लिख दिएगा ना, नहीं इन्वर्टेड ही होगा, लिख चाहे मैं कुछ भी दूं बनेगा, वो नियम कानून चेंज नहीं होगा ठीक है, बात आ गई समझ में आपको। इमेज फॉर्मेशन कराना टफ है क्या, कुछ भी नहीं है। रे लेकर आओ पैरेलल, फोकस से पास कराओ, फोकस से लेकर जाओ पैरेलल कर दो, जहां कट कर दे वहां पर कह दो कि इमेज फॉर्मेशन हो गया, बिल्कुल सिंपल है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।